हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच कॉलम वन विद कॉलम टू। कॉलम वन में हमारे पास रिएक्शन गिवन है और कॉलम टू में फैक्टर्स विच इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 SNAR बाय SNAE2। ठीक है। पी में कॉलम टू में क्या क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी एंड पोलर प्रोटिक कैरेक्टर इन सॉल्वेंट। और इनके कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, ये जो सवाल है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली पता होना चाहिए SN1 मैकेनिज्म के बारे में। उसके बाद हमें पता होना चाहिए SNAR, जिसमें कि देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक की बात की जा रही है, उसमें भी किसकी बात की जा रही है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए। उसके बाद एक और मैकेनिज्म है जो हमारे पास पता होना चाहिए, वो है E2 मैकेनिज्म। ठीक है। तो चलिए इन सारे मैकेनिज्म्स को एक एक करके देखते हैं और उसके बाद हम अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, जो सबसे पहला मैकेनिज्म है ना बच्चों, जो कि हमारा है SN1। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है तो ये सबसे पहले यहाँ से X माइनस निकलता है और यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का जनरेशन होता है। ठीक है। और यहाँ पर से X माइनस का रिमूवल होता है। ये स्टेप जो होता है ये RDS होता है, इसलिए इसको मैं रिवर्सिबल लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है। और उसके बाद जब हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया तो उसके ऊपर फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और यहाँ से फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है। जो भी प्रोडक्ट हमें मिले वो हमें मिलता है। नाउ इस क्वेश्चन में देखें, अगर आप इस मैकेनिज्म में देखें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी न्यूक्लियो सॉरी, आई एम सेइंग रेट को पहले लिख लेते हैं कि K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RX। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे इसका रेट डिपेंड नहीं करता है। दूसरी चीज जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछी गई है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो यस, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जितना अच्छा ग्रुप होगा, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा पहले स्टेप में, वो उतनी ही जल्दी निकल जाएगा और इसीलिए हमारा रिएक्शन रेट जो होगा वो फास्टर हो जाएगा। और जो अगली चीज है कि ये कि SN1 मैकेनिज्म जो है ये फेवर्ड होता है, फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के द्वारा फेवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलाईजेशन कर पाता है X माइनस का। ठीक है। X माइनस जो है ये स्टेबिलाईज होता है, स्टेबिलाईज बाय सॉल्वेंट। और उसको स्टेबिलाईज करने के लिए हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ना, ये तो हो गया SN1 के बारे में। दूसरा है हमारे पास SNAR, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक बाय SNAE, मतलब सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ले लीजिए कि एक बेंजीन रिंग ले लिया। अब देखिए इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि बेंजीन रिंग नॉर्मली तो नहीं जाती न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, बट अगर उस पर कोई एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो वो दिखा सकता है। और यहाँ पे मान लीजिए X, तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें एडिशन होगा। किसका एडिशन होगा? लेट्स से कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों यहाँ पर ऐड करेगा और ये बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगी आपकी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा? सबसे पहले ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ ही रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा X और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस तरह नेगेटिव चार्ज वापस अपना बनना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करना चाहेगा, रिंग नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करा के, और फाइनली वहां से X निकल जाएगा और हमारे पास ये इस तरह का एक रिएक्शन प्रॉपर हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे EWG। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि बेसिकली ये जो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ K इंटू RX, या इसको RX की जगह पे ARX लिख देते हैं, एरोमेटिक हैलाइड है ना हमारे पास, और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। मगर ये जो रेट है, ये जो रेट है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे। जितनी जल्दी सिस्टम को छोड़ के निकलेगा हमारा X, उसी पे डिपेंड करेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना अच्छा होने वाला है। क्योंकि
एक्स का जो बॉन्डिंग है वो बेंजीन रिंग के साथ वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर है जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, ये भी बात हो गई, हमारे समझ में आ गया। अच्छा हाँ, एक चीज और इसके बारे में कि अगेन दिस इज ऑल्सो फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और रीजन हमारा सेम है, स्टेबिलाईजेशन ऑफ एक्स माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा E2 मैकेनिज्म। चलिए E2 मैकेनिज्म को भी फटाफट समझ ही लेते हैं। E2 मैकेनिज्म देखिए एलिमिनेशन मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन का बेसिकली मैकेनिज्म। लेट्स से कि हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे इस तरह से दो तीन बॉन्ड बने हुए हैं, और यहाँ पर भी दो तीन बॉन्ड इस तरह से बने हुए हैं, यहाँ पर X लगा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो देखिए इसके केस में क्या होगा कि हम जो बेस लेंगे वो बेस इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये ऐसे करके यहाँ से इस तरह से साइमल्टेनियस ये प्रोसेस हो जाएगी पूरी, और यहाँ पर हमारे पास एक अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों आपको दिख रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी होगा K इंटू आर एक्स इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, दूसरी चीज, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब जितना अच्छा बेस होगा, स्ट्रोंगर द बेस faster will be the reaction। और ये जो हमारे पास आपके पास E2 मैकेनिज्म आप जिसको देख रहे हैं, ये E2 मैकेनिज्म फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट जो H प्लस नहीं दे सकते। तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं अब हम अपने। देखिए SN1 में क्या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिटरमाइन कर रहा है रेट ऑफ फैक्टर, तो यस बिल्कुल। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तो इन्वॉल्व है भी नहीं, तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे, सॉरी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे डिटरमाइन करता है क्या, बिल्कुल करता है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करता है, ये तो हमने देख लिया। तो PRS किस में है, थर्ड ऑप्शन जो है उसमें A में PRS है, बाकी B में भी PRS है, और C में PQR है, इसको भी मैच कर लेते हैं। बी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बिल्कुल करता है, हमने देखा ऐसे नहीं मैकेनिज्म में। क्यू न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉरी आर आ रहा है उसके बाद। देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी में उसमें डिटरमाइन नहीं करता न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके केस में, क्योंकि उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो है लिविंग ग्रुप की एबिलिटी, तो इसलिए आर हो जाएगा यहाँ पे। और जो एस है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो भी मैंने आपको बताया कि उसको फेवर करता है। E2 के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, E2 के केस में कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ बेसिसिटी पे डिपेंड करता है। हमने देखा कि जितना अच्छा बेस होगा उतना अच्छा रिमूवल होगा, और उसके बाद लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, और पोलर प्रोटिक कैरेक्टर सॉल्वेंट पे नहीं, वो पोलर ए प्रोटिक पे डिपेंड करता है, राइट। So the correct option for this question will be option third. I hope you understood this well. All the very best.